अक्टूबर 2019 में इंडोनेशिया के लॉयन एयर का एक प्लेन क्रैश हो गया था समुद्र में और इसके कुछ महीने बाद में इथियोपियन एयरलाइंस का भी एक प्लेन सिमिलर तरीके से क्रैश हुआ। दोनों प्लेन क्रैशेस में क्या सिमिलैरिटीज थी? सिमिलर थे इनके एरोप्लेन्स। दोनों उड़ा रहे थे बोइंग का 737 मैक्स एयरप्लेन्स, जो कि एकदम ब्रांड न्यू प्लेन्स थे। कुछ ही महीने पहले इन दोनों एयरलाइंस ने खरीदे थे और इनको सर्विस में लाया था। इसके अलावा इनमें सिमिलैरिटी ये थी कि ये दोनों प्लेन्स अपने टेक ऑफ के 15 मिनट के अंदर अंदर क्रैश हो गए और इन दोनों प्लेन्स क्रैशेस में कोई भी नहीं बचा। वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे ज्यादा डेंजरस क्रैशेस माने गए हैं ये दोनों, क्योंकि बैक टू बैक क्रैशेस हुए, बहुत ही सिमिलर क्रैशेस थे और इन दोनों को लिंक किया गया प्लेन की मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी से, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि बोइंग 737 मैक्स को पूरे वर्ल्ड में एक साथ बैन कर दिया गया, ग्राउंड कर दिया गया और कहीं उड़ने की इजाजत नहीं दी गई। बोइंग जो 100 साल की रेपुटेशन लेके बैठा है, जिसने रॉकेट से लेकर स्काई प्लेन से लेकर सभी तरह के एयरक्राफ्ट बनाए हैं और क्वालिटी और सेफ्टी इंश्योर की है और वर्ल्ड की नंबर 1 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी है, उस पर एक काला धब्बा लगा दिया इन 737 मैक्स प्लेन्स ने। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या कारण रहा, क्या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट रहा जिस कारण ये प्लेन्स बार बार क्रैश हुए और इन पर इतना बड़ा बैन लगा दिया गया। वीडियो शुरू करते हैं। वर्ल्ड में एयरप्लेन मैन्युफैक्चरिंग के दो बड़े हब हैं। एक है टलूज जो फ्रांस में है, जहां पर एयरबस के एयरप्लेन्स बनाए जाते हैं, और दूसरी है सियाटल यूएसए में, जहां पर बोइंग के एयरप्लेन्स बनाए जाते हैं। बोइंग और एयरबस मिलकर 98% कमर्शियल एयरप्लेन्स का मार्केट कंट्रोल करते हैं और इसमें भी बोइंग का लगभग 3/4 शेयर है, यानी कि वर्ल्ड की सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग कंपनी है बोइंग। 100 साल पुरानी इस कंपनी ने सब कुछ बनाया है एयरक्राफ्ट के सेक्टर में, जैसे कि सी प्लेन्स, रॉकेट्स और यहाँ तक कि मून पर जो लैंडिंग हुई थी उसमें भी बोइंग का काफी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। पुराने जमाने में बोइंग के प्लेन्स काफी महंगे बेचे जाते थे, कारण था इनकी सेफ्टी और इनकी क्वालिटी, जिस कारण बोइंग ज्यादा प्राइस कोट करता था। मगर ये सब चेंज हो गया 1997 में, जब बोइंग और मैकडॉनल्ड डगलस नाम की एक कंपनी का मर्जर हुआ। पूरा का पूरा मैनेजमेंट चेंज हो गया और क्वालिटी सेंट्रिक मैनेजमेंट से प्रॉफिट सेंट्रिक मैनेजमेंट आ गया। नए मैनेजमेंट का ये सोचना था कि नई इनोवेशन, नए प्लेन मॉडल्स बनाने से अच्छा है पुराने जो एस्टेब्लिश मॉडल्स हैं उनके नए वर्जन्स लेकर आओ और उनकी ब्रांड वैल्यू को एनकैश करो और उन्हीं को प्रमोट करके प्रॉफिट कमाओ। वहीं दूसरी तरफ इनका सबसे बड़ा और ओनली कॉम्पिटिटर एयरबस एक पर एक नए प्लेन्स लाया जा रहा था, नई इनोवेशन किए जा रहा था और इसका रिजल्ट ये हुआ कि अमेरिका की सबसे बड़ी एयरलाइंस अमेरिकन एयरलाइंस, जो कि अब तक केवल बोइंग के प्लेन्स यूज किया करती थी, उसने लगभग 200 एयरबस A320 नियोस का ऑर्डर प्लेस कर दिया, जो कि एक बहुत बड़ा सेटबैक था बोइंग के लिए। बोइंग को लगा कि वर्ल्ड में उनका मार्केट टूटने वाला है, एयरबस उनको बहुत टफ कंपटीशन देने वाला है, तो उन्हें भी एक नया प्लेन लॉन्च करना था, मगर बहुत जल्दी। अब नया प्लेन लॉन्च करने में टाइम बहुत लगता है, पहले तो उसे डिजाइन करो और दूसरा उसे अप्रूव कराओ, अप्रूव कराने में ही बहुत टाइम लग जाता है। तो बोइंग ने इसका एक बहुत आसान रास्ता निकाला। उन्होंने पहले से चले आ रहे बोइंग 737 एयरप्लेन्स, जो कि 1960 में लॉन्च हुए थे और काफी पॉपुलर प्लेन्स थे, उनका एक नया वर्जन निकालने की कोशिश की। इसके दो फायदे होते, पहला तो ये कि टाइम कम लगता अप्रूवल लेने में, और दूसरा ये कि एयरलाइंस जो कि पहले से बोइंग 737 प्लेन्स उड़ा रही थी उनको ये बेचना बहुत आसान हो जाता, ये कह के कि ये प्लेन भी पुराने प्लेन्स की तरह है, एकदम सिमिलर है, आपको पायलट्स को ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी, कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देना पड़ेगा, आप पहले से बोइंग 737 समझते हैं तो 737 मैक्स में भी आप कंफर्टेबल रहेंगे। और ये दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट था बोइंग के लिए, क्योंकि इससे कॉस्ट सेविंग बहुत ज्यादा होती है एयरलाइंस को, उन्हें ट्रेनिंग पे खर्चा नहीं करना पड़ता, नए इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा नहीं करना पड़ता, और कोई नया प्लेन लेने से अच्छा है कि पुराने प्लेन का ही एक मॉडिफाइड वर्जन वो ले लें। तो विन विन सिचुएशन बोइंग को दिखी और उन्होंने फटाफट से बोइंग 737 मैक्स प्लेन्स की डिजाइनिंग और प्रोडक्शन पे काम करना चालू कर दिया। पर्पस ये था एयरबस से पहले बोइंग के प्लेन्स को लॉन्च करना। अब बोइंग का कॉर्पोरेट वर्ल्ड बड़ा अजीब था दोस्तों। एक तरफ थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो ये चाहते थे कि बोइंग मैक्सिमम प्रॉफिट कमाए, और दूसरी तरफ थे पैसेंजर्स जो ये चाहते थे कि टिकट सस्ते से सस्ता हो। अब सस्ते से सस्ता टिकट लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एयरप्लेन की कॉस्ट को काफी कम करना पड़ेगा, प्रोडक्शन काफी ज्यादा करना पड़ेगा, बहुत कम टाइम में करना पड़ेगा। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि इन दोनों के बीच में फंस गए प्रोडक्शन करने वाले। एडवर्ड पियर्सन जो कि बोइंग के प्रोडक्शन सुपरवाइजर थे, उन्होंने सीईओ को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कई सारी चिट्ठियां, कई सारे लेटर्स लिखे, जिसमें ये उन्होंने बताया कि प्रोडक्शन जो हम कर रहे हैं बोइंग 737 मैक्स प्लेन्स का, उसमें कई सारी कमियां हैं, कई गड़बड़ियां हैं, जल्दीबाजी में कई सारे सेफ्टी मेजर्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है, स्टाफ पे काफी ज्यादा प्रेशर है, इस कारण वो बार बार गलतियां कर रहे हैं। मगर इन सब की सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि सीईओ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये चाहते थे कि जल्दी से जल्दी प्लेन हमें मार्केट में उतारना है। थक हार कर एडवर्ड पियर्सन बोइंग को छोड़कर न्यूज चैनल्स के पास चले गए और उन्होंने न्यूज चैनल को बोइंग की सारी स्टोरी बता दी और अंदर क्या
क्या चल रहा है, कितनी गड़बड़ियां चल रही हैं, ये सारी बात उन्होंने न्यूज चैनल्स को बता दी। और इसके कुछ ही महीनों बाद में बोइंग 737 मैक्स का पहला क्रैश हुआ इंडोनेशिया का लॉयन एयरलाइंस। अब जब ये पहला क्रैश हुआ तब किसी ने नोटिस नहीं किया कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हो सकता है, क्योंकि प्लेन क्रैश होते रहते हैं वर्ल्ड में, कोई नई बात नहीं है। बोइंग ने भी ये कहा हो सकता है वेदर खराब होगा, हो सकता है पायलट की गलती होगी, और बात टल गई। मगर कुछ ही महीने बाद में बोइंग 737 मैक्स प्लेन एक बार फिर से क्रैश हो गया इथियोपियन एयरलाइंस का। अब जब ये क्रैश हुआ तब सबकी घंटियां बज गई, क्योंकि दोनों क्रैश में सिमिलैरिटी ये थी कि दोनों क्रैशेस अपने टेक ऑफ के 15 मिनट के अंदर अंदर हो गए थे। और इतनी ज्यादा सिमिलैरिटी जब मिली तो पूरे वर्ल्ड में बोइंग 737 प्लेन्स को एक साथ ही बैन कर दिया गया, इनको ग्राउंड कर दिया गया। और फेडरल एविएशन एजेंसी, जो कि यूएसए की एजेंसी है हमारी डीजीसीए की तरह, उसने बोइंग पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। एडवर्ड पियर्सन से भी पूछताछ हुई, कई सारे इंटरव्यूज सामने आए, कई सारे लेटर्स सामने आए, स्टाफ से बातचीत की गई तो पाया गया कि इन पर बहुत ज्यादा प्रेशर था, कई सारी कमियां पाई गई, सेफ्टी चेक्स को बाईपास किया जा रहा था। और आखिर में जाकर सामने आया सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग फ्लॉ। बोइंग ने प्लेन्स में एक सिस्टम लगाया था जिसका नाम था MCAS। MCAS सिस्टम करता क्या था, ये प्लेन्स को ज्यादा ऊंचा नहीं उठने देता था। अब बोइंग 737 प्लेन्स को ही रीमॉडिफाई करके जब 737 मैक्स बनाए गए तो उनके इंजन को बड़ा कर दिया गया। इंजन बड़ा करने से वो ग्राउंड के और नजदीक आ गया और उसको एक एक्स्ट्रा लिफ्ट मिलने लगा। अब इस एक्स्ट्रा लिफ्ट को कंपनसेट करने के लिए MCAS सिस्टम क्या करता था, जैसे ही प्लेन ज्यादा जरूरत से ज्यादा ऊंचा उड़ने की कोशिश करता वो उसको नीचे झुका देता। अब इथियोपियन एयरलाइंस के जब डेटा को खंगाला गया तो उसमें यह पता चला कि MCAS सिस्टम उस समय एक्टिवेट हो गया था और वो ये रीड कर रहा था कि प्लेन 72 डिग्री ऊंचा उठा हुआ है और वो बार बार प्लेन को नीचे गिराने की कोशिश कर रहा था, मगर एक्चुअल में प्लेन एकदम हॉरिजॉन्टल था। जब पायलट ये नोटिस कर रहे थे कि प्लेन हॉरिजॉन्टल है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी प्लेन नीचे जा रहा है, तो बेचारे पायलट उसे फिर से ऊंचा उठाने की कोशिश करते और MCAS सिस्टम और जोर लगाता और फिर से प्लेन को नीचे गिराता। तो प्लेन इस तरह से हिचकोले खा रहा था और हिचकोले खाते खाते अंत में प्लेन नीचे गिर गया। अब ये कमी केवल MCAS सिस्टम में नहीं थी, इसके कई सारे सेंसर्स भी फॉल्टी थे जो ये रीड कर रहे थे कि प्लेन 72 डिग्री ऊंचा उठा हुआ है। और इन सब का लिंक था मैन्युफैक्चरिंग से, सेफ्टी चेक से। कई सारे सेंसर्स को, कई सारे मटेरियल्स को बहुत ही जल्दी अप्रूव कर दिया गया था, उनकी प्रॉपर टेस्टिंग नहीं की गई थी, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि ये क्रैशेस हुए। और दूसरी कमी बोइंग की यहाँ पर यह थी कि उन्होंने इस MCAS सिस्टम के बारे में पायलट्स और एयरलाइंस को बिल्कुल नहीं बताया था। अगर वो इन्हें बता देते कि MCAS सिस्टम इसमें लगा हुआ है और पायलट्स को ये ट्रेनिंग दे देते कि इसको कैसे हैंडल करना है, कैसे बाईपास करना है, और अगर ये एक्टिवेट हो जाए गलती से तो उसे कैसे संभालना है, तो शायद ये प्लेन क्रैशेस ना होते। मगर उन्होंने ये इसलिए नहीं बताया क्योंकि अगर वो ये बताते तो एयरलाइंस को फिर से पायलट्स को ट्रेनिंग देनी पड़ती और उनका सेलिंग पॉइंट यही था कि आपको पायलट्स को ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी, जो 737 उड़ा रहा है वो 737 मैक्स भी उड़ा लेगा, दोनों प्लेन एक जैसे हैं। और यही कारण बना इन दोनों प्लेन क्रैशेस का। मोटिव था प्रॉफिट। खैर जो हुआ सो हुआ। फेडरल एविएशन एजेंसी ने कई सारे फ्लॉज निकाले, एक एक्शन प्लान बनाया कि बोइंग 737 मैक्स प्लेन्स को कैसे रिपेयर किया जाए, क्या क्या मॉडिफिकेशंस और क्या क्या सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशंस उनमें करने हैं, वो सब बोइंग ने किए। और अगस्त 2021 में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA, जो कि इंडिया की एविएशन कंट्रोल अथॉरिटी है, उन्होंने 737 मैक्स प्लेन्स को फिर से उड़ने की अनुमति दे दी इंडिया में। इंडिया में केवल स्पाइस जेट उस समय ये प्लेन्स उड़ा रहा था, 13 प्लेन्स थे इनके पास में 737 मैक्स। मगर जब 737 मैक्स पे से ये बैन हटा है उसके बाद में स्पाइस जेट ने 155 नए प्लेन्स का ऑर्डर दिया है सिमिलर। रीजन क्या है? क्योंकि चीप एयरलाइंस का ये एक बहुत ही बेनिफिशियल प्रोडक्ट है। ये प्लेन बहुत इकोनॉमिकल है, जो बहुत ही कम फ्यूल के अंदर बहुत ज्यादा पैसेंजर्स को कैरी कर पाता है। और इंडिया की दूसरी इमर्जिंग एयरलाइन जो नई नई लॉन्च हुई है, आकाशा एयरलाइंस, उसने केवल 737 मैक्स प्लेन्स का ही ऑर्डर प्लेस किया है। उनके पास में जितने प्लेन है वो यही है और 72 प्लेन्स इनके पास में आने वाले हैं। अब कहने को लोग कह रहे हैं कि हमने मॉडिफिकेशंस कर दिए हैं, अब 737 मैक्स प्लेन्स में कोई गड़बड़ नहीं होगी, बट वी लिव इन अ डेंजरस वर्ल्ड। कल का क्या भरोसा। आज ही सब्सक्राइब कर लो।